तो आज की इस वीडियो में हम जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 6 के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत धारा 91 से लेकर 100 तक की धाराओं का वर्णन है और यह अध्याय का शीर्षक है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में। तो इस अध्याय में जो धारा 91 और 92 है, यह दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में है। फिर धारा 93 से जो 98 तक की धाराएं हैं वह निर्वचन के बारे में है, जो एम्बिगिलिटी कहीं पे होती है, संदिग्ध परिस्थितियां रहती हैं, स्पष्टता नहीं रहती है, उसके बारे में है। और उसके बाद जो धारा 99 है, धारा 99 और धारा 100 यह थोड़ा अलग है। धारा 99 अलग है और धारा 100 अलग है। धारा जो 100 है, 100 है, वह उत्तराधिकार अधिनियम के सेविंग के बारे में है। उत्तराधिकार अधिनियम जो है के व्यावृत्ति के बारे में है। और जबकि जो धारा 99 है वह दस्तावेजों के निबंधनों के फेर फार वाले जो करार हैं उनके बारे में कौन साक्ष्य देगा उसके बारे में है। तो सर्वप्रथम हम इस अध्याय में धारा 91 और 92 को एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि धारा 91 और 92 दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत करती हैं। पहले हम धारा 91 को लेने के पहले धारा 92 को एक सामान्य आपको बताएं कि धारा जो 92 है वह सामान्य नियम बताती है कि दस्तावेजी साक्ष्य का किन परिस्थितियों में जो है दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन किया जाएगा। और उसमें कुल जो है 5 परंतु जोड़ती है, अर्थात उन परिस्थितियों का भी वर्णन करती है जिन परिस्थितियों में दस्तावेजी साक्ष्य के दस्तावेजों के बारे में के विषय के बारे में मौखिक साक्ष्य भी दिया जा सकता है। यह सामान्य नियम सिर्फ उन्हीं परिस्थितियों में लागू होता है, धारा 91 और 92, जबकि कोई भी विषय संविदा या किसी अनुदान अथवा संपत्ति के व्ययन के संबंध में हो, संपत्ति के अंतरण के निबंधनों के संबंध में हो, और वह दस्तावेज लिखित हो या ऐसे विषय से संबंधित हो, ऐसी संविदा या अनुदान या संपत्ति का व्ययन हो जिसमें विधि द्वारा लिखित दस्तावेज के द्वारा ही ऐसा किया जाना, संविदा किया जाना या व्ययन किया जाना आवश्यक हो। यह धारा 91-92 के नियम इन्हीं विषयों से संबंधित है। अब धारा 91 जो नियम प्रस्तुत करती है वो कहती है कि ऐसे संविदाएं या ऐसे अनुदान या संपत्ति से संबंधित कोई अन्य व्ययन, जैसे हस्तांतरण है, मृत्यु के पश्चात है, संपत्ति संबंधी जो भी है और उसमें निबंधन या शर्तें लिखी हुई हैं, और वैसे विषय या तो वो लिखित में है अथवा उसके लिखित होने का नियम, लिखित में ही ऐसे दस्तावेज द्वारा यह संविदा करना या यह अंतरण करना आवश्यक हो विधि द्वारा, उन्हीं विषयों पर धारा 91 लागू होती है और वही 92 भी उसी पर लागू होती है। और वो कह रही है धारा 91 कि ऐसे विषयों यानी ऐसी संविदाओं, ऐसे व्ययनों अथवा ऐसे जो अनुदान हैं उनके बारे में कोई भी साक्ष्य, उसके विषय वस्तु के बारे में जो साक्ष्य है वह दस्तावेज के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य इसके बारे में नहीं दिया जा सकता। और वो कह रहा है कि दस्तावेज का जो मूल है उसके द्वारा ही इसे साबित किया जा सकता है। दस्तावेज को दस्तावेज के मूल के द्वारा ही साबित किया जा सकता है। और धारा 65 में जो परिस्थितियां बताई गई हैं, ये कहता है कि अन्य जो उपबंध है इसको छोड़कर, तो धारा 65 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहाँ पर किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य के बजाय यानी मूल के बजाय जो है द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा उसको साबित किया जा सकने की अनुमति दी गई है। तो धारा 65 की परिस्थितियों को छोड़कर हमेशा जहाँ पर संविदा या कोई व्ययन अथवा अनुदान है वह लिखित है तो उसके अंतर वस्तु का साक्ष्य हमेशा उल्लिखित जो मूल कॉपी है उसी के द्वारा दिया जा सकता है। कोई अगर
कोई भी मौखिक साक्ष्य उसके बारे में नहीं दिया जा सकता। और यह ध्यान रहे कि द्वितीयक साक्ष्य भी दस्तावेज को दस्तावेज का द्वितीयक साक्ष्य भी दिया जा सकता है, मात्र उस परिस्थितियों में जबकि धारा 65 की परिस्थितियां जैसी बताई गई हैं। अन्यथा मूल दस्तावेज को मूल दस्तावेज से ही साबित करना। ऐसा है क्यों? ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है कि कहा गया है कि सर्वोत्तम साक्ष्य के द्वारा ही साक्ष्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे मौखिक हो चाहे दस्तावेजी हो। अगर मौखिक साक्ष्य है तो प्रत्यक्ष जो साक्ष्य है, जिसने सुना है, देखा है, इंद्रियों से बोध किया है, वह उसको दे। और अगर दस्तावेजी साक्ष्य है तो जो दस्तावेज की मूल प्रति है उसके द्वारा उसे साबित किया जाए। और मूल अगर कई प्रतियों में तैयार किया जाएगा तो कोई भी मूल के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन द्वितीयक साक्ष्य तभी स्वीकार किया जाएगा जब धारा 65 की परिस्थितियां उत्पन्न हो, कुछ विशेष परिस्थितियां हों। और मौखिक साक्ष्य तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दस्तावेज को दस्तावेज के द्वारा ही साबित करने का नियम है। अब धारा 91 इस नियम का 2 अपवाद भी बताती है। पहला अपवाद वो कह रही है कि अगर किसी ऑफिसर ने अपने पद पे रहते हुए कोई कार्य किया है तो अब उसके लिए उसका कार्य करना ही पर्याप्त है इस बात का साबित करने के लिए कि वह कार्य करने की उसको अधिकारिता थी। अब किस अधिकार के द्वारा, किस लिखित के द्वारा उसको नियुक्त किया गया उस पद पर, उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कुर्सी में बैठा है, चेयर में बैठा है, कार्य कर रहा है, लोक अधिकारी उससे वही पूछेगा कि पहले आप वही क्यू वारंट और रिट जारी करवाने लगेगा कि आप किस अधिकार से आप यहाँ पर बैठे, आप तो कोई अधिकार ही नहीं है। और दूसरी उस स्थिति के बारे में कहा गया है कि अगर भारत में किसी कोई प्रोबेट मिल गई है किसी विल की, तो उस विल के अगर प्रोबेट मिल गई है तो प्रोबेट को अगर साबित कर दिया जाता है तो विल भी साबित मानी जाएगी। प्रोबेट एक प्रकार से न्यायिक प्रमाण होता है किसी विल के बारे में, तो अगर इस तरह का उस प्रमाणित है तो उसको साबित कर देने से ही कोई भी विल जो है किसी की साबित मान ली जाएगी। यही 2 अपवाद जो है धारा 91 के अंतर्गत है, जहां आपको दस्तावेज जो असली दस्तावेज है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अन्यथा सामान्य नियम 91 धारा ही प्रस्तुत करती है कि हर दस्तावेज को मूल के द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। इसके स्पष्टीकरणों से स्पष्ट भी है इस धारा के कि जहां पर मूल अगर कई प्रतियों में तैयार हैं, मूल हैं, तो उसमें से कोई भी प्रति अगर साबित की जाती है तो उसको लेकिन अगर कई खंड में एक ही दस्तावेज लिखा है तो अगर अलग अलग विषय सब में लिखा हुआ तो सारे खंडों को आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। किंतु ध्यान रखने की बात है कि बार बार ये मैं बता रहा हूँ कि धारा 91-92 उन्हीं विषयों से संबंधित है जो संविदा हो या कोई व्ययन हो कोई, अथवा किसी भी प्रकार की जो है जो अनुदान हो उससे ही संबंधित हो। अगर इससे कोई अन्य विषय है तो वहाँ पर साक्ष्य अन्य दिए जा सकते हैं इनके अतिरिक्त। दूसरा ये जो ये विषय में ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ पर जो दस्तावेज के विषय हैं, शर्तें हैं, उनको छोड़कर अगर कोई भी प्रकार का अगर किसी भी प्रकार का और कुछ भी साबित करना है तो उसके बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है, एक्स है और वाई है, उनके बीच में जो है एक संविदा होती है, एक्स और वाई हैं, उन्होंने तय किया हुआ है कि जेड नाम के व्यक्ति को हम जो है 10,000 रुपया उधार देंगे। 10,000 रुपया जेड नाम व्यक्ति के उधार देने के संबंध में एक उन्होंने जो है रुका लिख दिया है। अब प्रश्न ये है कि ये उसमें नहीं लिखा है, अब तय हुआ था इन लोगों के बीच में कि एक्स और वाई जो है में से एक्स जो है 8,000 रुपया देंगे और वाई 2,000 रुपया उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके 10,000 दोनों जन मिल के जो है जेड को देंगे। तो अब यह जब अगर नहीं लिखा हुआ उसमें, यह तो शर्त नहीं है उसकी किसी भी प्रकार की ऐसी संविदा की, तो इस बारे में कोई भी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि यह तय हुआ था कि 8,000 रुपये जो है एक्स देंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और 2,000 रुपये जो है वाई कंट्रीब्यूट करेंगे, और इस प्रकार से दोनों मिलकर यह जो है उसको देंगे, जेड को जो है पैसा जो है उधार देंगे। अब धारा 92 आती है। धारा 92 आती है कि जहाँ यह साबित कर दिया गया है कि ऐसे ये निबंधन है, संविदा है या व्ययन है या किसी भी प्रकार का किसी को कुछ प्रदान किया जाना है, अनुदान दिया जाना है, और इससे संबंधित दस्तावेज थी, यह साबित कर दिया जा चुका है, इसमें कोई दो राय अब नहीं है।
तो ऐसे मामलों में कभी भी जो है इसमें कुछ परंतुक बताए गए हैं। वो कह रहा है कि उन परंतुकों को छोड़कर उन पक्षकारों के यानी संविदा किसी को जो अनुदान या अन्य व्ययन के जो पक्षकार हैं या उनके हित प्रतिनिधि हैं, उनको किसी भी प्रकार का उस दस्तावेज में फेरफार करने का अथवा उसमें कुछ जोड़ने घटाने या उसमें खंडित करने का जो है किसी भी प्रकार का मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा की गई है और ऐसी संविदा के लिए कानून है कि भाई यह संविदा लिखित में ही होनी चाहिए, तो ऐसी लिखित संविदा के बारे में उसको खंडित करने के लिए या उस संविदा में कुछ फेरफार करने के लिए या कुछ तोड़ मरोड़ करने के लिए, बदलने के लिए किसी भी प्रकार का ना तो उन पक्षकारों के बीच में और ना ही उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में किसी भी प्रकार का मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सामान्य नियम है कि दस्तावेज को दस्तावेज से ही साबित किया जा सकता है। हाँ, अब इसमें 5 परंतुक बताए गए हैं, यानी उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहां पर यह सामान्य नियम लागू नहीं हुआ होगा और मौखिक साक्ष्य भी स्वीकार किए जा सकते हैं। ये कह रहा है कि ऐसे मामलों में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है ऐसी संविदाओं के बारे में या व्ययनों के बारे में कि जहां पर वह कथन यानी वह मौखिक साक्ष्य उस दस्तावेज को खंडित कर दे, उसको गलत साबित कर दे, अथवा उसमें उसको गलत ढंग से बनाया गया इसको साबित कर दे, कपट करके साबित किया गया ऐसा बता दे। आप जानते हैं संविदा अधिनियम में जो स्वतंत्र सहमति का प्रश्न उठता है ऐसे मामलों में जहां दो पक्षकारों के बीच में कोई संविदा है और एक पक्षकार ये साबित करना चाहे कि ये संविदा मेरे द्वारा कपट से लिखवा ली गई है या जोर ज़बरदस्ती से प्रपीड़न के द्वारा लिखवाई गई है, क्योंकि अब मामला यहाँ उस संविदा या उस दस्तावेज के ही असलियत पर आ गया है कि दस्तावेज जो लिखी गई है, जो हस्ताक्षर हुआ है, वो सब सत्य है, सब हस्ताक्षर भी सत्य है, लेकिन वह हस्ताक्षर किन परिस्थितियों में प्राप्त किया गया है। क्योंकि अगर यह साबित कर दिया जाए कि वह संविदा कपट के द्वारा प्राप्त की, वह संविदा कपट के द्वारा उससे हस्ताक्षर करवा के लिखवाई गई है, अथवा यह साबित कर लिया जाए कि भाई किसी ने किसी को आपराधिक प्रवृत्ति से चाकू के नोक पर रख के उस पर हस्ताक्षर करवा लिए हैं संविदा पर, तो संविदा पत्र सारा सही है, सारे हस्ताक्षर सही हैं, लेकिन वह परिस्थितियाँ जिसमें संविदा की दी, वह परिस्थितियाँ उस संविदा को ही शून्यकरणी बना देती हैं, उस संविदा पर ही प्रश्न चिन्ह उठा देती हैं। तो जहाँ पर ऐसे संविदा या व्ययनों के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठता है जिस मौखिक साक्ष्य से, तो ऐसे मौखिक साक्ष्यों को न्यायालय ग्रहण कर सकता है और उस संविदा उस व्ययन के बारे में कोई भी राय बना सकता है। अब दूसरा परंतु कह रहा है कि यदि कोई दस्तावेज में कोई बात अब ऐसी है जो इसके बारे में दस्तावेज मौन है, वह उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करता है, जबकि इसके बारे में कोई मौखिक जो पक्षकार थे उनके बारे में मौखिक ऐसी चर्चा हुई थी। अब अगर ऐसी मौखिक चर्चा की बात थी वहाँ पर और उसकी कोई उन्होंने दस्तावेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो उस मौखिक चर्चा है, उस मौखिक जो संविदा है, उस मौखिक जो रूप से जो तय की गई थी बात, उसको साबित करने के लिए कोई भी पक्षकार जो है मौखिक दस्तावेज मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मोटरसाइकिल अपनी बेची, अब मोटरसाइकिल बेची, अब मोटरसाइकिल सब उसमें सारा वो दिया हुआ है कि कब खरीदी गई, सारे उसमें दस्तावेज उसके संलग्न हैं, लेकिन वो गाड़ी सेकेंड हैंड थी, थर्ड हैंड थी, फोर्थ हैंड थी, यानी जिसने बेचा है उसके पहले भी क्या उसने किसी से खरीदी थी वो गाड़ी, किसी की खरीद, इस सब बारे में कोई वर्णन नहीं मिल रहा है दस्तावेज में, या किसी उसके कंडीशन के बारे में कोई जो खास चीज़ है उसके बारे में वर्णन नहीं मिला है। और उसके बारे में उन पक्षकारों के बीच में बात हुई थी कि हाँ ये गाड़ी तो मैं सिर्फ खरीदा था और मेरे द्वारा ही बेचा जा रहा है। तो ऐसे बातों को जो मौखिक रूप से जो तय किए गए थे कुछ निबंधन, उसके बारे में कोई भी मौखिक साक्ष्य स्वीकार किया जा सकता है। कोई पक्षकार ये साक्ष्य दे सकता है कि हाँ इसमें कुछ लिखा नहीं गया था, लेकिन इसके बारे में हम लोगों के द्वारा ऐसा तय किया गया था। अब तीसरा परंतु का आ जाता है जहां दस्तावेजी साक्ष्य की जगह जो है मौखिक साक्ष्य जो है दस्तावेज के बारे में स्वीकार किया जा सकता है। तो इसके बारे में कहती है कि जहां इस तरह का
निबंधन है, संविदा है या कोई व्ययन है, तो उस बारे में, संपत्ति का व्ययन है या संविदा है, तो उस बारे में यदि किसी पक्षकार के लिए उसको लागू करवाने की पूर्वभावी शर्त है, यानी पहले शर्त पूरा होगी उसके बाद उसका पक्षकार उस संविदा को लागू करेगा, तो इसके बारे में अगर कोई तय है तो उसके बारे में मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मकान किराए से लिया, लेकिन उसके किराए से पूरा मकान लेने पर जो है उसको किराया तय हो गया कि 10,000 रुपये महीने आपको किराया दिया जाएगा। अब वो किराया मान लीजिए तय हो गया कि फला महीने की फला तारीख से किराया तय हो गया। ये सारी बातें निबंधन में लिखी हुई हैं, लेकिन उनके बीच में यह तय हुआ था कि जब तक पूर्व किराएदार ने मान लो एक कमरा में अपना सामान रख के छोड़ गया निकालने के लिए, तो उसमें अगर ये तय हुआ हो कि भाई जब तक वह पूर्व किराएदार अपना एक कमरा, जो आपका पूरा मकान तो मैंने आपको दे दिया अभी संविदा के द्वारा, लेकिन अगर वह पूरा जो किराएदार हमारा था अपना सामान पूरा नहीं निकाल लेता उसमें से, घर में से जिसमें आपको रहना है, आपको जो मैंने किराए पर दिया है, तब तक आपको जो है यह किराया आपको इतना नहीं लगेगा। अब इस तरह की जो बात है, यानी मकान मालिक को वह पूर्व के किराएदार से पूर्णतः मकान को खाली कराना है, जो एक कमरा उसके कब्जे में उसको भी खाली कराना है। तो यह संविदा की पूर्व शर्त हो गई। तो इस बारे में कि हमारे बीच में यह तय हुआ था कि मकान मालिक के द्वारा उसको पूरा खाली कराया जाएगा, तब मैं पूरा किराया आपको देना शुरू करूँगा, यह संविदा लागू होने के लिए पूर्वभाव शर्त थी। तो इस बारे में अगर संविदा में कुछ नहीं भी लिखा है तो भी किसी के सामने अगर ऐसा बात तय हुई हो तो इस बारे में मौखिक साक्ष्य लाया जा सकता है, उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और ऐसे मामलों में जहां पूर्वभावी शर्त है संविदा या व्ययन की और उसमें दस्तावेज में नहीं है इसके बारे में वर्णन, तो इस ऐसे करार को जो है, ऐसी बातों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। अब जो परंतु 4 है वो कह रहा है कि ऐसे मामलों में भी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है जहां पर कोई संविदा दस्तावेजी रूप से लिखी हुई है, लेकिन वह संविदा के बारे में बाद में उसके विखंडन या बदलाव के बारे में कोई मौखिक करार पक्षकार कर लेते हैं। यानी हम लोगों ने आज एक तय कर लिया, संविदा कर ली लिखित रूप से, लेकिन बाद में हम लोग संविदा से सहमत नहीं हैं, उसमें चाहते हैं कि वो संविदा रद्द कर दिया जाए, विखंडित कर दिया जाए और उसकी जगह हम लोग नया शर्त तय कर लें संविदा की, या उसमें फेर फार करके कोई शर्त हमने तय करने के लिए सोचा है। तो ऐसी संविदाओं के जो बारे में है मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है, लेकिन इसके ध्यान रहे कि ऐसे साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य उन संविदाओं और व्यवहारों के मामले में नहीं दिए जा सकते जो कि रजिस्टर्ड हो गए हैं, जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना जरूरी है या जो रजिस्टर्ड कर लिए गए हैं। ऐसे रजिस्टर्ड मामलों में किसी भी प्रकार का मौखिक साक्ष्य इस बात का नहीं दिया जा सकता कि हमने जो है मौखिक रूप से संविदा को विखंडित कर लिया गया है, क्योंकि एक बार जो निबंधन आ गए, निबंधित चीज़ें हैं, उसमें फेरफार मौखिक साक्ष्यों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अब परंतु 5 आ जाता है कि अगर किसी संविदा में अभिव्यक्त ऐसी संविदा संबंधित है जिसमें कोई प्रथा और रूढ़ी का विषय संलग्न है, जैसे बिजनेस रूपी जो संविदाएं होती हैं उसमें कुछ प्रथाएं होती हैं, तो उन प्रथाओं के बारे में भी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। मैं इसके लिए उदाहरण के रूप से आपको देना चाहूँ, जैसे बिजनेस होता है कि कोई व्यक्ति माल खरीदता है एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी से, तो वह माल खरीद कर ले जाता है, भेजा जाता है उसको या ले जाता है। तो ऐसे मामलों में क्या था कि एक माल की कीमत हो गई और एक माल का भाड़ा हो गया, तो वह भाड़ा कौन देगा? तो जैसे अधिकतर बिजनेस मामलों में यह प्रथा है कि भाड़ा वही व्यक्ति देता है माल का जो माल खरीदता है, यानी माल का जो विक्रेता है वह भाड़ा देता है, माल का विक्रेता भाड़ा नहीं देता है। अब जैसे एक व्यक्ति के बारे में, ये 2 व्यक्ति हैं बैठे 2 अलग अलग शहरों में, एक्स और वाई। एक्स ने फ़ोन किया कि भाई मुझे एक ट्रक जो है आप ये सामान भेज दीजिए। वाई जो कि उसने एक ट्रक सामान आपको भेज दिया। उनके बीच में तय हुआ था कि एक ट्रक माल की कीमत जो है 1 लाख रुपए होगी। अब उसने बिल बना के उसको अपना दे दिया कि 1,10,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि भाई 10,000 काहे का? तो ये हुआ कि भाई 1 लाख रुपये जो है माल की कीमत और 10,000 रुपये जो है भाड़े की कीमत, तो 1,10,000 ये दोनों मिला के हुआ। तो उसने कहा कि भाई ये तो तय नहीं हुआ था कि हम भाड़ा देंगे आपका
भाड़ा तो हम सोच रहे थे कि आप देंगे, लेकिन वह जो ये माल भेजा वो ये साबित कर सकता है कि इस फला बिजनेस में जिससे संबंधित हमारे बीच में संविदा हुई है, उस बिजनेस में यह प्रथा है कि भाड़ा वही व्यक्ति देता है जो माल खरीदता है। इस प्रकार से मौखिक साक्ष्य ला सकता है कि हमारे इस बिजनेस में जो है इसी प्रकार की प्रथा रूढ़ी चलती है। तो इस प्रकार के मामले में जहाँ जो रूढ़ी और प्रथा इसमें संबंधित हो, ऐसे व्ययन या ऐसी संविधाओं के बारे में वहाँ पर मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। वैसे ही जो इसका जो 6वां परंतुक है धारा 92 का, वो कहता है कि जो ऐसे तथ्य हैं जो जिनकी भाषा ही स्पष्ट नहीं है, लैंग्वेज के बारे में जहाँ स्पष्टता नहीं है, तो वहाँ पर उसको क्लियर करने के लिए जो मौखिक साक्ष्य दिया। जैसे हम कह रहे हैं कि शॉर्ट हैंड में लिखी गई चीज़ें हैं, या ऐसी भाषा में विदेशी भाषा में लिखी गई चीज़ें हैं जिनके बारे में पढ़ने वाले समझ नहीं पा रहे हैं, या ऐसी स्क्रिप्ट में लिखी गई है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी भाषा, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए किसी भी एक्सपर्ट को उसको जो पढ़ के बता सकता हो, ऐसे मौखिक साक्ष्यों को जो है स्वीकार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये परंतुक जो बताए गए हैं 692, इन्हीं विषयों में भी मौखिक साक्ष्य मांगाए जा सकते हैं। अन्यथा धारा 91 और 92 दोनों ही मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों के जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन से संबंधित है। यही दोनों धाराएं इस खंड की सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों धाराओं को जो है कवर करेंगे, और इसके बाद की जो शेष धाराएं हैं इस अध्याय 6 की, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन थोड़ा टेक्निकल दृष्टि से इन धाराओं को समझना ज़्यादा जरूरी है। सामान्य नियम यही धाराएं प्रस्तुत करती हैं।